ओके। सो विल स्टार्ट मोटिवेशन मीनिंग एंड थ्योरीज। सो हम आज डिस्कस करेंगे कि मोटिवेशन होता क्या है। तो सबसे पहले मोटिवेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ रीज़न और रीजंस फॉर एक्टिंग और बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे। कोई एक इंसान एक पर्टिकुलर वे में क्यों रिएक्ट करता है, उसके क्या कारण होते हैं, उसको हम मोटिवेशन कारण मान सकते हैं। मोटिवेशन इज द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव। मोटिव मतलब होता है किसी का उद्देश्य, किसी की नीड, किसी की डिज़ायर, किसी की वांट्स या ड्राइव्स विद इन द इंडिविजुअल्स। तो मोटिव वर्ड जो है या मोटिवेशन वर्ड जो है वो मोटिव वर्ड से बना हुआ है। और उसके लिए हम जिसका मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य हिंदी में, और जनरली इंग्लिश में उससे मिलते जुलते जो वर्ड्स के मीनिंग है वो होता है नीड्स, डिज़ायर, वांट्स या फिर डिराइव से इच्छा होती है किसी की। जो आगे दिया, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शंस टू एकम्प्लिश द गोल्स। और ये किस तरह की प्रोसेस होती है कि लोगों को कोई काम करने या कोई काम न करने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं, प्रभावित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। कि जैसे आप ज़्यादा प्रोडक्शन करिए तो हम आपको ये इंसेंटिव देंगे, ये मोटिवेशन का तरीका हो गया। या आप आज जल्दी मत जाइए, हम आपको इंक्रीमेंट देंगे या हम आपको इंसेंटिव देंगे, तो ये भी एक मोटिवेशन का तरीका हो। तो मोटिवेशन में किसी काम को करने या किसी काम को नहीं करने के लिए एम्प्लॉय को बोला जाता है। In the work goal contracts, the psychological factors stimulating the people's behavior can be। मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो एम्प्लॉय को प्रभावित करते हैं, मतलब मोटिवेट करते हैं किसी काम को करने के लिए। जैसे फर्स्ट दिया है डिज़ायर फॉर मनी। ये पैसा जो है आज हर इंसान की ज़रूरत है, हर इंसान को पैसा चाहिए, नीड है। मतलब उसको कपड़े खरीदने, खाना खरीदना है, घर खरीदना है, फैमिली को कुछ दिलाना है, ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा चाहिए, गाड़ी के लिए पैसा चाहिए, हर जगह पैसा चाहिए। तो एम्प्लॉय की सबसे ज़्यादा नीड आज पैसा होता है और हर इंसान को पैसे की ज़रूरत होती है, चाहे वो अडानी अंबानी हो, कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, हर एक को पैसा चाहिए होता है। सेकंड मोटिव हो सकता है सक्सेस। किसी किसी को पैसे की इच्छा तो होती है लेकिन साथ में सक्सेस की भी बहुत इच्छा होती है। हर इंसान सफल होना चाहता है लाइफ में। तो अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम उसका प्रमोशन करते हैं तो वो सक्सेसफुल हुआ लाइफ में। हम बोलते हैं ना कि उसने ये प्रोडक्शन करा या उसने वो काम करा, तो कंपनी ने उसको मोटिवेट करने के लिए ये चीज़ दे दी। तो सक्सेस भी अपने आप में मोटिवेशन का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मतलब लोग सफल होना चाहते हैं, पैसे के अलावा सफल होना चाहते हैं। थर्ड दिया रिकग्नाइजेशन। हर इंसान को ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अपनी एक अलग छवि, एक अच्छी छवि बनाने का शौक होता है। वो चाहता है कि लोग उसको पहचानें, उसको रिकग्नाइज करें, उसका न्यूज़पेपर में नाम आए, उसका कंपनी की वेबसाइट में नाम हो, सोशल मीडिया में वो पॉपुलर हो जाए कि उसने ये काम करा है। तो ये भी एक मोटिवेशन का तरीका होता है। अब कंपनी कैसे उसको फेमस करेगी, तो कंपनी उसको कुछ टारगेट दिया, उसने टारगेट अचीव कर लिया, तो कंपनी उस चीज़ के लिए उसको प्रमोशन दे देगी। तो कंपनी की जो वेबसाइट होती है उस पर उसका नाम हो जाएगा। जैसे आदित्य बिरला ग्रुप जो है फाइनेंस में जो डील करता है, इंश्योरेंस वगैरह में, लोन वगैरह में भी करता है, तो वो क्या करते हैं कि एम्प्लॉयज़ को जो जिनका जैसे टारगेट दिया उन्होंने एम्प्लॉयज़ को, अब उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया तो उस टारगेट पर उनको इंसेंटिव तो मिलते ही हैं, उनके पूरे एक रैंक होती है। जैसे एक टारगेट दिया सबको 5-5 लाख का मंथली। अब जैसे अभी बीच में एक कोई इंदौर के थे, उन्होंने वो टारगेट अचीव करा, तो इनके जितनी ब्रांचेस है ना, उस सब जगह उनका कटआउट लगवाया था, होर्डिंग लगवाया था कंपनी के अंदर। जैसे आप एंटर करते हो, गेट खोलते हो बैंक में, इनके आदित्य बिरला के ब्रांचेस में, तो उनकी कंपनी का एक कटआउट लगा हुआ उस पर्सन का जो टारगेट अचीवर था। तो इसी तरह से बहुत सी कंपनी वेबसाइट पे भी उनका नाम देती हैं, और बहुत सी कंपनीज उनके एक कंपनी में उनका नाम हो जाता है, प्रमोशन देती है, कुछ बड़ी पोस्ट दे देगी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगी, जिससे वो एम्प्लॉय और भी मोटिवेट होता है। देन जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर एक एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, प्रोत्साहित होता है, तो वो जॉब में ज़्यादा खुश होता है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो एम्प्लॉय प्रोत्साहित होते हैं, अच्छे से काम करते रहते हैं, उनको कंपनी भी इंसेंटिव वगैरह देती रहती है, तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और कंपैरेटिवली टू अदर्स वो ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं। अगर किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है और वो सेटिस्फाइड, मतलब मोटिवेटेड है, तो वो सेटिस्फाइड भी कहलाएगा। उससे कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि
वो जॉब छोड़ के नहीं जाएगा, वो छुट्टियां कम मनाएगा, वो खुश रहेगा वहाँ और अच्छे से काम करेगा। और उसके देखा देखी बाकी एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट होंगे और कंपनी में एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। देन लास्ट इसमें दिया हुआ है दैट इज़ टीम वर्क। अगर कंपनी में सभी एम्प्लॉयज़ इस तरह से मोटिवेटेड होते हैं तो वो ज़्यादा टीम में काम करते हैं, ज़्यादा अच्छे से काम करना पसंद करते हैं और उनको वो काम अच्छा लगने लगता है। तो ये हमने अभी तक देखा कंपनी के बारे में कि मोटिवेशन क्या होता है और कंपनी कैसे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती है। अगली स्लाइड एक्सप्लेन कर रहा हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, मतलब इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं, मोटिवेशन से क्या फ़ायदा होता है, कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा होता है। वो है फर्स्ट है पुट्स ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू एक्शन। सबसे पहला मोटिवेशन से तो कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो बहुत मोटिवेटेड होकर काम करता है। अब देखिए आप जो मोटिवेट तो आप एम्प्लॉयज़ को ही कर सकते हो, आप अपनी मशीन्स को, रॉ मटेरियल को, पैसे को ये तो मोटिवेट कर नहीं सकते, क्योंकि जो लिविंग थिंग है, जो ह्यूमन बीइंग है, वही मोटिवेट हो सकता है। तो इसलिए हम फर्स्ट पॉइंट है पुट्स ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू एक्शन, मतलब कंपनी के अगर ह्यूमन रिसोर्स एक्टिव है, ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है, तो वो प्रॉपरली मशीन्स का यूज़ करेगा, रॉ मटेरियल का यूज़ करेगा, पैसे का यूज़ करेगा, बिल्डिंग का यूज़ करेगा। तो बाकी जो मैन मनी मशीनरी मटेरियल मैथड रिसोर्सेज होते हैं उसमें ह्यूमन रिसोर्स अगर एक्टिव होता है तो बाकी रिसोर्सेज का भी ऑटोमेटिकली यूज़ होने लग जाता है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का के जो रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है। रिसोर्सेज का कौन कौन से, कच्चा माल है, मशीन है, इनका यूज़ होता है, कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस दिया इम्प्रूव्स लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। अब मोटिवेट होने से कोई देखिए एम्प्लॉय आया है तो काम तो करेगा, सुबह वो 10 बजे आया है तो 6-7 बजे तक जितना भी उसका 8 घंटे का टाइमिंग है तो वो काम तो करेगा। लेकिन अगर वो मोटिवेटेड होता है तो वो और अच्छा परफॉर्म करेगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी बढ़ना मतलब कि वो 8 घंटे में पहले 10 बॉटल का मैन्युफैक्चरिंग करता था दिन भर में, 8 घंटे में 10 बॉटल बनाता था, मैन्युफैक्चरिंग करता था। अब आपने उसको इंसेंटिव का लालच दे दिया है या उसको मोटिवेट कर दिया है, उसको प्रमोशन का बोल दिया है, उसको और भी किसी तरीके से मोटिवेट कर दिया है आपने, तो वो शायद 12 बॉटल का प्रोडक्शन कर लेगा 8 घंटे में। तो हम इसको बोलेंगे कि उसकी इफ़िशिएंसी इंक्रीज़ हो गई है। इसमें दिया हुआ लाइक दिस विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है तो ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ता है। अब आपको लग रहा होगा कि 10 की जगह वो 12 बॉटल बना रहा है तो इससे प्रोडक्शन क्या बढ़ा, तो 2 बॉटल का हर एम्प्लॉय अगर प्रोडक्शन बढ़ाता है, आपके यहाँ 1000 एम्प्लॉयज़ हैं तो 2000 बॉटल पर डे रोज बन रही है, तो मतलब एफिशिएंसी बढ़ने से प्रोडक्शन भी ओवरऑल बढ़ता है। और एक दिन में 2000 बॉटल बढ़ रही है मतलब महीने भर में तो और ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इससे एफिशिएंसी बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ता है। दूसरा दिया हुआ है इसमें रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। आपकी कंपनी के जो प्रोडक्शन होता है, अगर रोज़ 2000 बॉटल एक्स्ट्रा बन रही है, मतलब आपकी बिल्डिंग अगर आपने किराए पे ली है तो आपको किराया तो ज़्यादा देना नहीं, किराया तो उतना ही दे रहे हो कि ऐसा तो है नहीं कि जो बिल्डिंग का मालिक है वो आके बोलेगा कि आप 2000 ज़्यादा बॉटल बना रहे हो तो आप एक्स्ट्रा पैसा दो, ऐसा नहीं होता है। मशीन्स आपने किराए पे ली हुई हैं अगर, तो मशीन का किराया भी उतना ही देना है। आपने जो पैसा लोन पर लिया हुआ है उस किराए को देने के लिए, या मशीन आपने खरीदी है या बिल्डिंग आपने खरीदी है, तो जिस बैंक से आपने लोन लिया है तो वो आपसे ब्याज ज़्यादा तो लेगा नहीं, जितना आप इंटरेस्ट दे रहे हो उतना ही लोगे। हाँ, लेकिन आपका उसी इनपुट में आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, तो इससे आपकी ओवरऑल कॉस्ट प्रोडक्शन की कम हो जाती है। देन दिया हुआ है इम्प्रूविंग ओवरऑल एफिशिएंसी, और आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, आपकी कॉस्ट कम हो जाती है, तो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी कंपनी का ज़्यादा हो जाता है। अगली स्लाइड में दिया हुआ है लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ये अगला प्रॉफिट बताया हुआ है, इंपॉर्टेंस बताया हुआ है। लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, मतलब आपकी, अब देखो जब इंडिविजुअल एम्प्लॉय अपना अपना टारगेट अचीव कर रहा है, अपना प्रॉफिट पूरा कर रहा है, अपना प्रोडक्शन पूरा कर रहा है, अपना टारगेट पूरा कर रहा है, तो कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस सुधरता है। हर एम्प्लॉय अगर 2-2 बॉटल ज़्यादा बनाने लग गया, 2000 एम्प्लॉयज़ हैं तो दिन भर में 2000 बॉटल ज़्यादा बन रही हैं,
मंथ में आप कंपेयर करोगे तो आपकी हज़ारों की तादाद में बॉटल ज़्यादा बन रही है सेम इनपुट में। तो इसलिए कंपनी का भी एक ओवरऑल जो टारगेट रहता है वो अचीव होने लग जाएगा, क्योंकि हर एम्प्लॉय अपना टारगेट अचीव कर रहा है तो ओवरऑल कंपनी अपना टारगेट पूरा अचीव कर रही है। इसमें दिया है फॉलोइंग फैक्टर्स टेक प्लेस। फर्स्ट है देयर इज बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंपनी के सारे संसाधन, मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल, मेथड, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। दूसरा अचीवमेंट क्या होगा, देयर इज कोऑपरेटिव वर्क एनवायरनमेंट। सभी जब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो आपस में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप हो जाती है कि एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, खुश है, तो वो अच्छा व्यवहार करेगा लोगों से, फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालेगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेट है ही नहीं, वो खुश है तो वो लोगों से भी अच्छे से बिहेव करेगा। नेक्स्ट दिया द एम्प्लॉयज़ आर गोल डायरेक्टेड एंड दे एक्ट इन अ पर्सिव मैनर। मतलब एम्प्लॉयज़ भी गोल डायरेक्टेड हो जाते हैं फिर, तो वो पॉजिटिव वे में ही बात करते हैं लोगों से, पॉजिटिव सोच के रखते हैं कि हमें ये टारगेट अचीव करना है। देन गोल्स कैन बी अचीव्ड इफ कोऑर्डिनेशन एंड कॉपरेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली विच कैन बी इफेक्टिवली डन थ्रू मोटिवेशन। और गोल्स हैं वो भी आपके अचीव होते हैं और कंपनी में कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन बना रहता है। दो एम्प्लॉयज़ हैं या दो डिपार्टमेंट्स हैं, आपस में सामंजस्य बना हुआ है, कोऑर्डिनेशन बना है, कॉपरेशन बना है, तो ओवरऑल वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है बिल्ड्स फ्रेंडली रिलेशनशिप। एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय जब होता है, एक सेटिस्फाइड एम्प्लॉय जब होता है, तो वो दूसरे एम्प्लॉयज़ से भी पॉजिटिव रहता है और कंपनी में मैनेजमेंट से भी पॉजिटिव रहता है। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर एम्प्लॉयज़ मोटिवेट नहीं है तो वो दुखी है, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, मुझे इंसेंटिव नहीं देते हैं या कुछ इंसेंटिव की स्कीम नहीं है, वो ऐसी बातें जब करता है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन में एक नेगेटिविटी फैलाता है। और ऐसे सभी एम्प्लॉयज़ अगर नेगेटिव हैं तो फिर वो फाइनली आउटकम क्या आएगा, आए दिन लॉकआउट्स करेंगे, तालाबंदी करेंगे, हड़ताल करेंगे, फिर कंपनी में काम ही नहीं हो पाएगा, कंपनी का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो कंपनी एम्प्लॉयज़ को बाहर कर देगी और एक समय बाद कंपनी बंद हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कंपनी में फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, तो कैसे हम कर सकते हैं, तो फर्स्ट दिया है मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव। मॉनिटरी इंसेंटिव तो होती है जो आपको कैश रिवॉर्ड देती है कंपनी। आपने 2 बॉटल एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करा, आपको 10 रुपीज़ या 100 रुपीज़ पर डे का एक्स्ट्रा मिलने लग गया, तो एक एम्प्लॉय खुश हो जाएगा, उसको तो मॉनिटरी टर्म्स में बेनिफिट मिल रहे हैं। नॉन मॉनिटरी में अदर देन कैश, जैसे उसका नाम आ गया, उसकी होर्डिंग लगा दिया कंपनी ने, उसने पूरे मंथ बहुत अच्छा परफॉर्म करा, तो कंपनी ने उसको बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दे दिया, स्टार परफॉर्मर का अवार्ड दे दिया, जो आदित्य बिरला का मैं एग्जांपल दे रहा था अभी, वो ऐसे ही करते हैं कि स्टार परफॉर्मर हो गया देश का। अब देश के जितने ब्रांचेस है उसमें सब दूर उसका कटआउट लग जाएगा, छोटा सा एक 5x2 का ऐसा होर्डिंग बना के लगा दिया, वेबसाइट पर उसका नाम स्टार परफॉर्मर में आता रहेगा, जो टॉप तीन परफॉर्मर है तो उनका पूरे महीने भर तक कंपनी की वेबसाइट पर नाम चलता रहेगा, सोशल मीडिया पर भी वो पॉपुलर करते हैं। तो ये नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव का एक तरीका होता है। नेक्स्ट है प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयज़। प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयज़ मतलब होता है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, कंपनी ने देख लिया कि लगातार यही कैंडिडेट, यही एम्प्लॉय स्टार परफॉर्मर बना हुआ है, तो मतलब ये कैपेबल तो है, अब इसको प्रमोशन देने का टाइम है। अदरवाइज़ हमने इसको प्रमोट नहीं करा, हमने सीनियर पोस्ट नहीं दी, तो हो सकता है कि ये हमारी कॉम्पिटिटर कंपनी में चला जाएगा। माइट बी बिकॉज ऑफ रीज़न, मैनी रीजंस होते हैं कि वो कंपनी में जॉब छोड़ देगा, या हो सकता है 2 साल तक भी प्रमोशन नहीं दिया, इंसेंटिव देते रहे, तो वो डीमोटिवेट होकर जॉब छोड़ देगा, वो कहीं ना कहीं सोचेगा कि कंपनी में मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा है। देन नेक्स्ट दिया है डिसइंसेंटिव फॉर इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़। और ऐसे एम्प्लॉयज़ जो इफ़िशिएंट नहीं है, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, सेम सुविधाएं दी हैं, कुछ एम्प्लॉय कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको डिसइंसेंटिव भी दिए जाते हैं। डिसइंसेंटिव मतलब होता है जैसे उनका प्रमोशन रोक लिया जाएगा, उनका इंक्रीमेंट रोक लिया जाएगा, और किसी किसी कंपनी में तो पेनल्टी भी लगाई जाती है कि आपको इतना टारगेट दिया था, आपने अचीव नहीं करा, तो ठीक है, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, या तो उनको शो कॉस्ट नोटिस दिया जाएगा, कारण बताओ नोटिस की, सबका परफॉर्मेंस आपका क्यों नहीं हो पा रहा है।
तो इस तरह से उसको कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय को सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट दिया जाता है, उसको डिसइंसेंटिव बोलते हैं। जनरली सैलरी में से तो नहीं काटा जाता है, पर हाँ कुछ कंपनी के रूल्स ऐसे हो सकते हैं। सैलरी भी हाँ सैलरी जनरली नहीं काटती, क्योंकि सैलरी तो एक बेसिक अमाउंट होता है तो वो तो दिया ही जाता है। हाँ उसको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा, ऐसा कंपनी में किया जा सकता है। देन लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स। Stability of workforce is very important from the point of view of reputation and goodwill of a concern या कंपनी। देखिए क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जितने पुराने होते हैं उतना ही कंपनी को लेके ऑनेस्ट होते जाते हैं, ऐसा जनरली बोला जाता है, माना जाता है। अब क्या होता है, आप आए दिन जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं वो काम करके छोड़ के जा रहे हैं, इंसेंटिव नहीं मिलता या प्रमोशन पॉलिसी अच्छी नहीं है कंपनी की, इन शॉर्ट कंपनी की एचआर पॉलिसी अच्छी नहीं है। तो फिर क्या होगा कि एक टाइम आएगा जब एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ के जाना शुरू कर देंगे। उनको लगेगा कि अरे कंपनी में तो कोई प्रमोशन नहीं है, कंपनी में तो कोई इंसेंटिव नहीं है। तो इन सारे कारणों से वो एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ के जाने लगते हैं। मतलब अब आपके एचआर डिपार्टमेंट के लिए काम बढ़ जाएगा, पुराने लोग जाते हैं तो। क्यों? क्योंकि आपके एचआर वाले फिर न्यूज़पेपर में ऐड देंगे, फिर लोगों के इंटरव्यूज़ कराएंगे या रिटर्न एग्ज़ाम कराएंगे या अलग अलग कॉलेजेस में जाके कैंपस प्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो कंपनी को फिर एबीसीडी से नए एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे, और फिर उनको इतनी सारी एक्सरसाइज खर्चे के बाद, टाइम वेस्ट करने के बाद में जो एम्प्लॉयज़ मिलेंगे उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ट्रेनिंग देने के बाद में आपको उनको उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए समय देना होगा। एम्प्लॉय का आज आ गया और कल से काम समझ जाएगा, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट इन अ एनवायरनमेंट, है ना। तो फिर हम नए एनवायरनमेंट में जब जाते हैं तो हमें टाइम लगता है वहाँ का कंपनी की पॉलिसी समझने के लिए, कंपनी का वर्क कल्चर समझने के लिए। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि ओल्ड इज़ गोल्ड। पुराने एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्हें मोटिवेट करके रखो तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, अदरवाइज़ नए आएंगे तो उनको उस सब में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मोटिवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू एन इंडिविजुअल। एज अभी तक हमने जो पर्सपेक्टिव देखा था वो कंपनी का देखा था, अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट होता है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे।